Good morning, student. This is Rajesh, and today I am going to tell you the next part of History, Chapter 2, The New Kings and Kingdom. Dear student, if you remember, in our previous video, we discussed how new king and kingdom form, how new empire emerged, and how new king become the ruler of vast empire. We already discussed about Samanta Mahamandaleshwar. Today in the same queue we are going to teach you two or three topics, as well as we discuss about Muhammad Ghazni, Prithviraj Chauhan and Muhammad Gauri. So let's first we start Prasasti and land grant as you seen on your screen. जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the meaning of prasasti? Prasasti is coming from a Sanskrit word. Then you can say it prasasti, which means प्रशंसा, प्रेज. तो ये प्रेज किसका होगा? नो डाउट ये रूलर्स का होगा, किंग का होगा. तो प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति क्या है? सिंपल वर्ड लिख सकते हो. प्रशस्ति इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन द प्रेज ऑफ रूलर, जो रूलर के प्रेज में, उसकी प्रशंसा में लिखा गया है. एंड द लैंड ग्रांट, लैंड भूमि, ग्रांट, ग्रांट का मीन तो होता है दान देना. तो लैंड को, भूमि को दान देना. बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट. हाउ? नाउ लेट्स वी फाइंड आउट. Actually, prasasti contain detail that may not be literally true, as you read in your textbook. First line tell you that prasasti contain details that may not be literally true. कि ये क्या करता है? कंटेन किया हुआ डिटेल्स किसी राजा के बारे में, किसी किंग के बारे में, किसी रूलर्स के बारे में मे भी हो सकता है कि ये लिटरली ट्रू नहीं भी हो. नो डाउट प्रशंसा में एक्चुअली होता क्या था कि ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, या और भी स्कॉलर्स कह सकते हो. ये कोर्ट में रहते थे राजाओं के, और ये राजाओं के या किंग रूलर्स के जो कह सकते हो कि उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें लिखते थे. जैसे अभी हम नागभट्ट की प्रशस्ति को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे, आपने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को देखा था. तो एक यह एविडेंस हो जाता है, हिस्टोरियंस ने इसको एविडेंस माना है, एक सोर्स माना है, इससे हिस्ट्री को बताया है. लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि इट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, ये ट्रू नहीं भी हो सकता है. स्वाभाविक है कि जब ये रहते थे तो ये राजाओं के प्रशंसा में. अब जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, कुछ उन्हें हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. सिमिलर ये जो ब्राह्मण्स या स्कॉलर्स थे, ये राजाओं की प्रशंसा जो है बढ़ा चढ़ा के करते थे. इससे होता क्या था कि दिस रूलर्स बिकम हैप्पी एंड दे गेव टू द ग्राउंड लैंड टू द ब्राह्मण्स. और प्रशंसा में ये खुश होकर के और उन्हें लैंड ग्रांट करते थे. सो छोटी सी बात है, बट दे टेल अस हाउ द रूलर वांटेड टू डेयर डिपिक्ट देमसेल्फ. ये जो प्रशस्ति है ये ज़रूर बताती है कि लिटरली ट्रू नहीं है, डिटेल्स तो बताती है, लेकिन ये ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कैसे ये रूलर जो हैं चाहते थे अपने आप को शो करना, डिपिक्ट करना. एज वैलियंट कैसे चाहते थे? एज वैलियंट एक योद्धा चाहते थे, विक्टोरियस वॉरियर्स. फॉर एग्जाम्पल, these were composed by learned Brahmins who occasionally help in the
एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कौन लिखते थे? ये ब्राह्मण्स लिखते थे, स्कॉलर जो थे, जो कभी कभी ओकेजनली कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे। वन सच एग्जाम्पल द एक्शूमेंट ऑफ नागभट्ट, या आप कह सकते हो प्रशस्ति ऑफ नागभट्ट, नागभट्ट की जो प्रशस्ति है। अब इसमें क्या कैसे बताया गया है, इसको आप टेक्स्ट बुक के किनारे में गिवन है, आप जरूर पढ़िएगा। मेनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति, जो कौन लिखते थे भाई? स्कॉलर्स लिखते थे, ब्राह्मण स्कॉलर्स लिखते थे। तो नो डाउट प्रशंसा है, तो प्रशंसा सोच ही सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल होंगी। लेट अस फाइंड आउट। सो ये एक प्रशस्ति है जो बताती है, यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त इन लास्ट ईयर 6 में हमने पढ़ा हुआ। वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। अब ये सोच सकते हो कि फ्रॉम वेयर प्रशस्ति ऑफ नागभट्ट फाउंड, तो इट इज़ फाउंड इन ग्वालियर। कहाँ है? मध्य प्रदेश। एक प्रशस्ति है जो संस्कृत में रिटेन है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ द नागभट्ट ए प्रतिहारा किंग। एक प्रतिहारा किंग नागभट्ट, जो कि बहुत ही स्प्लेंडेड रूलर्स हैं। इनके अचीवमेंट को हम और भी देखेंगे, पढ़ेंगे जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे। तो ये क्या बताते हैं, इस प्रशस्ति में क्या गिवन है अबाउट द नागभट्ट? कहता है द किंग ऑफ आंध्र सेंधवाना। अब देखो, किंग ऑफ आंध्र, आंध्र के राजा, सेंधवाना जो सिंध है, जो आज पार्ट है पाकिस्तान का, विदर्भ पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा। एज गिवन है, कुछ छुटा हुआ है कि दे सरेंडेड एज ही वॉज अ प्रिंस, कि उन्होंने हथियार पहले डाल दिए थे, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी जब नागभट्ट सिर्फ और सिर्फ क्या थे? छोटे से राजकुमार थे। ही उन्हें विक्ट्री ओवर चक्रयुधा द रूलर ऑफ कन्नौज, और कहते हैं कन्नौज, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपाटाइल स्ट्रगल है ना, गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटा और पाला के बीच में। तो कहता है कि ही उन्हें विक्ट्री ओवर चक्रयुधा, जिसे हम कह सकते हैं द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राजा पे ये विक्ट्री कर लेते हैं। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, वंगा जो है बंगाल वर्ड से बना है वंगा, सो ये वंगा के राजा को डिफीट करते हैं। आंध्रा पार्ट ऑफ गुजरात, अनारता जो कि गुजरात के रूलर हैं उनको हराते हैं। मालवा मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट पीपल एंड तुरुष्का जो कि तुर्क हैं, मत्स्य बोथ किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। सो ये प्रशस्ति बताता है कि कितने बड़े वो योद्धा हैं, कि बहुत सारे, आंध्र हो गया, सिंधवाना हो गया, विदर्भ हो गया, कलिंग हो गया, इनके राजाओं ने इनके सामने सरेंडर कर दिया था जब नागभट्ट सिर्फ एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, इतने विक्टोरियस थे। उनकी प्रशंसा में ये वर्ड कहे गए हैं। अब ये क्या होता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अब इससे खुश होकर के राजा क्या करता था, इनकी हिस्ट्री में लिखी जाती थी, इनकी प्रशंसा की जाती थी। तो स्वाभाविक है कि आपकी जो प्रशंसा करेगा थोड़े से आप खुश हो जाएंगे ना। हाँ डेफिनेटली। तो रूलर्स भी यही थे, वे इन प्रशस्ति से या प्रशंसा से ये खुश होते थे। देखो प्रशंसा वर्ड, प्रेस का मतलब ही प्रशस्ति। जब भी वर्ड आए प्रशस्ति आपके माइंड में होना चाहिए, दैट प्रेज। इसमें राजाओं के बारे में, रूलर्स के प्रेज प्रशंसा के बारे में लिखे गए हैं, उनके युद्ध के वर्णनों के बारे में लिखा गया है, उनको उसमें महान योद्धा बताया गया है, उनको ग्रेट वॉरियर बताया गया है। ठीक है, अब वो उससे खुश होते थे तो वो क्या करते थे कि ब्राह्मण्स को लैंड को देते थे, और दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट, और ये कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड किया जाता था। आज जो है हम लैंड जो भी लेते और देते हैं, देखते हो ना कि हमारे यहाँ स्टाम्प पेपर होता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट इंडिया में हैं तो उसका कर देते हैं, वो आपके पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सिमिलर वो ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता था तो रूलर्स के द्वारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट कॉपर प्लेट पे रिटन होता था, जो रिटन इन संस्कृत, विच वेयर टू दोज हु रिसीव द लैंड। जो रिसीव करता था लैंड को, उसको ये डॉक्यूमेंट जो कॉपर प्लेट पे गिवन होता था उसको नोट कराया जाता था।
So, dear student, as you listen here, कि rulers given the grant land to the Brahminical scholars. So, what was given with the land? अब इस लैंड जो कॉपर प्लेट पे डॉक्यूमेंट के साथ लिख के दिए जाते थे, तो इन लैंड पे क्या क्या गिवन होता था? एक एग्जाम्पल्स है आपके पास. दिस इज द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन. पार्ट है, ये छोटा सा एक पार्ट है, एक हिस्सा लिया गया है जो तमिल सेक्शन से लिया गया है. लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोला रूलर, जो चोला रूलर्स द्वारा लैंड ग्रांट जो है ब्राह्मण स्कॉलर्स को दिए गए हैं. उसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या मेंशन है? तो कहते हैं वी हैव demarcated the boundaries of land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. सब कुछ है. देखो क्या क्या ये मेंशन कर रहे हैं कि हम क्या क्या इनको बाउंड्रीज दे रहे हैं. अर्थन जो मिट्टी से कवर है, एम्बैंकमेंट है, चबूतरे हैं, या प्लांटिंग थॉर्नी बसेस जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं. दिस इज़ वॉट द लैंड कंटेंट, जो भी लैंड कंटेंट किया हुआ है. फाइन फ्रूट बियरिंग ट्रीज, फल देने वाले पेड़. वाटर लैंड गार्डन एंड ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड समझते हो ना, जहाँ फ्लावर और फ्रूट दोनों होते हैं. गार्डन और ऑर्चर्ड में अंतर है. Trees, wells, open space, pasture land, a village, anthill, platform, canal, ditches, river, slit-laden land, tanks, granaries, fish pond, beehives and deep lakes. सभी कुछ बता रहे हैं. ये मेंशन किए कि क्या क्या इन्हें दे रहे हैं कि हम वृक्षदार पेड़ हैं, वाटर लैंड है जहाँ से पानी आ रही है, गार्डन बागीचे हैं या ऑर्चर्ड है, ट्रीज हैं, वेल्स हैं, ओपन खाली मैदान है, पॉस्चर लैंड है, चारागाह है ना, ए विलेज, ये गांव हो गया, एंथिल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कैनल्स हो गया, डिचेज हो गया. ये सभी कुछ जो है उस बाउंड्री में, उस लैंड ग्रांट में इंक्लूड कर देते हैं. इस तरह से ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है. ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट. देखो नियर अबाउट 300 टैक्सेस या 400 टैक्सेस लगते थे. सो ऊपर छत बनाने के लिए भी टैक्स देने होते थे. यहाँ तक कि जो स्ट्रॉ से छत बनाए जाते थे, रूफ बनाए जाते थे, उसके भी टैक्सेस थे. तो कहता है हु रिसीव द लैंड, या जिसे भी रिसीव किया, जो भी ये लैंड ले रहा है, कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट. कहता है उसको राइट दिया जाता था कि वह वहाँ से टैक्सेस ले सकता है. ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाई जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन्स. कहता है अगर उसमें लेट है तो जुडिशियल ऑफिसर से फाइन, दंड भी ले सकता है. द टैक्स ऑन बैटल लेफ्स, दैट ऑन वोवन क्लॉथेज यानी कपड़े बिने हुए, एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, सभी चीज़ों पे, व्हीकल्स परिवहन पे भी वो ले सकता है. ही कैन बिल्ड लार्ज रूम विद अपर स्टोरी मेड ऑफ बैक ब्रिक. वो कहता है ही कैन बिल्ड लार्ज रूम, वो बड़े बड़े कमरे बना सकता है. एंड स्मॉल विथ अपर स्टोरी, ये दूसरी मंजिल भी बना सकता है, मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वाल्व डग. ही कैन प्लांट ट्री एंड थॉर्नी बसेज इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो. ही कैन गेट कैनल कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, तो वह नहरें बना सकता है सिंचाई के लिए. ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड. इसको ये इंश्योर करना होगा कि वाटर वेस्ट ना हो. एज दैट एम्बैंकमेंट आर बिल्ट, और इसके लिए वो एम्बैंकमेंट बना सकता है. अब ये सारी चीज़ तो हो गई. अब हम एक कश्मीर की तरफ चलते हैं. अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem contain the history of king who was ruled over Kashmir. ये 12th century की बात कर रहा है. कल्हना की हम बात कर रहे हैं, जो उनकी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक पोएम है, राज तरंगिनी. उन्होंने 12वीं शताब्दी में कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं के बारे में एक विस्तार से वर्णन किया है. सो एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं. हु रोट राज तरंगिनी? नो डाउट कल्हड़. रोट द राज तरंगिनी हु डिस्क्राइब द
rulers of Kashmir in 12th centuries. He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier historians to write his account. Unlike the writers Prasasti, he was often critical about rulers and their policies. अब देखो जैसे डिफरेंसेस क्या हैं कि प्रशस्ति में क्या है, प्रेज ऑफ रूलर्स, लेकिन उसके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि वो भी प्रेज बोलते हैं, बट दे समटाइम दे क्रिटिकल अबाउट रूलर्स, कभी कभी वो रूलर्स का क्रिटिकल आलोचना भी किए हैं, उनकी पॉलिसी की भी आलोचना की है, हमेशा उनको प्रशस्ति यानी प्रेज ही नहीं बताए हैं। कौन? कल्हड़। उनकी पॉलिसी अगर उनको नहीं, उनकी पॉलिसी अच्छी थी, फेवर में नहीं थी पीपल्स के, तो उन्होंने उसका क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर, युद्ध जो है किसके लिए? वेल्थ के लिए, धन के लिए। You may have noticed that each of these ruler dynasty was present in the specific region। जो भी हम देख रहे थे, राष्ट्रकूटा हो गया, पल्लवा हो गया, इनके क्या थे रीजन? एक स्पेसिफिक रीजन में थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, लेकिन उसी के साथ साथ वे कोशिश करते थे कि वे दूसरे एरिया पे भी कंट्रोल करें। वन पर्टिकुलर प्राइस एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज, जिसे हम ट्रिपाटाइल स्ट्रगल की नाम देते हैं। गुर्जर, प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास। प्राइज एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। देखो गंगा वैली इसलिए है क्योंकि एक तो फर्टाइल लैंड था, साथ ही ट्रांसपोर्ट जो उस वक्त व्यापार होते थे दूसरे देशों से, तो वाटरवे एक वहाँ ये बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक सेंटर भी बन गया था जो तीनों के लिए, और समय समय पर गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला का इसमें कंट्रोल भी रहा है। तो कहते हैं कन्नौज इन द गंगा वैली। ये सभी क्यों करना चाहते हैं? कि वेल्थ के लिए, कि जहाँ से वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें। फोर्थ सेंचुरी रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। सैकड़ों सालों तक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी ये कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए युद्ध लड़ते रहते हैं। बिकॉज देयर वेयर थ्री पार्टी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट इज़ द ट्रिपाटाइल स्ट्रगल, और इसी को हम ट्रिपाटाइल स्ट्रगल कहते हैं। सो एक मे भी आपके एक्सरसाइज में गिवन हो क्वेश्चन कि which dynasty were involved in the tripartite struggle? So no doubt your answer should be Gurjar, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties। as well as C, देख सकते हो कि रूलर also try to demonstrate their power and resources। भाई जैसे जैसे रूलर्स थे वे अपने पावर, अपने रिसोर्सेज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए क्या कराते थे कि दे बिल्ड देयर लॉस्ट टेम्पल्स, और उसे बहुत वेल्थी बनाते थे, है ना, गोल्ड के साथ, ज्वेल्स के साथ उन्हें बहुत वेल्थी बनाते थे। ये अपने पावर को दिखाने का उनके पास एक माध्यम था, मीडियम था। सो जब भी कोई दूसरा रूलर्स उस पर कंट्रोल करना चाहता था तो क्या करता था कि सबसे पहले इन टेम्पल्स को अटैक करता था। किसके लिए? वेल्थ के लिए, धन भी मिल जाता था। और एक रिलीजियस फैक्ट देखें तो कंट्रोल जब टेम्पल पे हो जाता तो आसानी से उस एरिया के लोग जो हैं इनकी अथॉरिटी को स्वीकार भी कर लेते थे। तो एक एग्जांपल हम देखें जो हमारी हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सच रूलर इन सुल्तान मोहम्मद गजनी, अफ़गानिस्तान। जो अफ़गानिस्तान का रूलर है गजनी, ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 यानी 1030। ही एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये सभी चीज़ें आप देखेंगे। हम सुल्तान गजनी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। ये गजनी है कौन? एक्चुअली मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज द सुल्तान ऑफ गजनीवी डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान। गजनवी एक डायनेस्टी थी अफगानिस्तान में, उसका रूलर था। ही वॉज
एक्सट्रीमली करेजियस एंड एम्बिशियस, वह तो बहुत साहसी भी था और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। ही वॉन्टेड टू मेक गजनी रिच एंड पावरफुल। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द वेल्थ ऑफ इंडिया एंड वॉन्टेड टू प्लंडर्ड इट। वो क्या चाहता था कि गजनी को बहुत ज़्यादा जो है वेल्थी बनाना चाहता था, और उसने सुन रखा था कि इंडिया में जो है टेम्पल्स पे बहुत सारे वेल्थ हैं, तो वो चाहता था कि वे वेल्थ को प्लंडर्ड करे, लूटे। अब इसके लिए क्या करता है कि ही इन्वेडेड इंडिया बिटवीन 70 टाइम्स फ्रॉम 1001 CE कॉमन इरा टू 1025 125, यानी 1001 टू 1025 सी वो अटैक करता है 70 टाइम ऑन इंडिया। His target were wealthy temple against which carried out successfully expedition. उसका टारगेट क्या होता था? तो wealthy temple होते थे, वो लूटना चाहता था और वो लूटता भी है। He looted and destroyed the rich temple town of थानेश्वर, मथुरा, द्वारिका एंड नागरकोट। सोमनाथ टेम्पल के तो हम बारे में जानते ही हैं, लेकिन 1001 से 1025 सी में वो 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक करता है और उसका टारगेट बहुत क्लियर होता है, वो वेल्थ चाहता तो लूट करता है इन वेल्थी टेम्पल्स पे, जिसमें कौन कौन से टेम्पल्स हैं? तो एक रिच टेम्पल टाउन्स हैं, थानेश्वर, मथुरा, द्वारिका, नागरकोट, इन सभी टेम्पल को लूटता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका प्लंडर्ड होता है वो होता है अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल एट गुजरात इन 1025 CE। दिस टेम्पल वॉज एक्सट्रीमली रिच, और ये टेम्पल बहुत ही रिच होता है। 1025 में इसको यह प्लंडर्ड करता है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए यहाँ हम क्लोज कर रहे हैं। इसके बारे में हम और बातें करेंगे, जिसमें हम मोहम्मद गौरी और गजनी के बारे में और सी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।